ऑफिस से घर देर जाना मेरा रोज का रूटीन था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। रात के 11 बजने वाले थे और रात में सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। काश मुझे भी ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों की तरह मोटरसाइकिल पर मेरे पापा या भाई लेने आते, लेकिन इन दोनों का साया ही मेरे सर पर मौजूद नहीं था। अब भी तन्हा खड़ी मैं अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और सड़क का सन्नाटा मुझे बता रहा था कि मैं किसी परेशानी में गिरफ्तार होने वाली हूँ। और फिर वही हुआ। कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक से दो मोटरसाइकिल पर सवार चार लफंगे से नौजवान यहाँ से गुजरे थे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। जब वो नौजवान यहाँ से गुजरे तो मैं उनको देखकर ना चौंकती अगर वो दोबारा से अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर मेरी तरफ ना आते। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी उनमें से एक कहने लगा, अरे आओ हमसे लिफ्ट ले लो, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मुझे गुस्सा आया और गुस्से से कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने जोर जोर से कह कहे लगाने शुरू कर दिए। फिर एक लफंगा सा नौजवान दूसरे को आंख मारता हुआ कहने लगा, अरे देखो तो सही, ये लोगों को जमा करेगी। हालांकि इस वक्त तो हमारे सिवाय सुनसान सड़क पर कोई दूसरा मौजूद भी नहीं है। वो चारों मेरे इर्द गिर्द आकर घेरा तंग करने लगे। मैंने उन्हें जोरदार धक्का दिया और सरपट वहां से भागने लगी। मेरी हरकत देखकर उन्हें भी शायद गुस्सा आया था। अब वो मेरे पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह भाग रहे थे। मैं उनसे अपना आप बचाती हुई भाग रही थी। अचानक मेरा पर्स नीचे गिरा, जिसे मैंने डर के मारे उठाया भी नहीं था। रोते रोते मैं दूर भागती जा रही थी, ये सोचकर कि वो चारों भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं। अचानक ही उनमें से एक ने मेरा दुपट्टा जोर से खींचा था। उसका हाथ मेरे शरीर से छुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अंगारे छू लिए हों। अब मेरे कदम और भी तेजी से भागने लगे थे। तभी अचानक मेरे पांव में एक टूटा हुआ कांच चुभा था और उससे खून बहने लगा। लेकिन मैंने उस कांच की परवाह नहीं की और भागती चली जा रही थी, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। मुश्किल से तेज तेज भागती हुई मैं एक घने जंगल में जा पहुंची थी। फिर मैंने एक पेड़ के नीचे पनाह ले ली, जो घनी शाखों से अटा हुआ था। उसके पीछे छुपी तो मुझे लगा वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अचानक ही भागते कदमों की आवाज़ तेज होने लगी थी। तभी मैं जल्दी से उठी और फिर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अचानक ही मेरा शरीर किसी जोरदार जानदार चीज से टकराया था। काली चादर लपेटे वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। अभी तो मैं चार दरिंदों से अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी। अब सामने एक और को खड़े देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ बड़ी अजीब सी थीं। वो दो कदम पीछे हुआ, फिर उसकी नज़र मेरे जख्मी पांव पर पड़ी, जो बुरी तरह घायल हो चुका था। टूटा हुआ शीशा न जाने कितना अंदर घुस गया था और अब वहां से बुरी तरह खून बह रहा था। फिर उसने अपने कंधे पर लिपटी चादर मेरे ऊपर डाल दी। उसकी ये हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। तभी वो जमीन पर बैठा, उसने मेरे पांव पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं वहीं बेदम होकर बैठ गई थी। कौन हो तुम? उसने भारी आवाज में मुझसे पूछा था। मैं डरकर कहने लगी कि वो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए भागकर यहाँ आ गई थी। वो नरमी से कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। इस तरह से जख्मी पाँव के साथ जाना ठीक नहीं। अब मैं लंगड़ाते हुए उसके साथ चल रही थी। उसकी मेहरबानी, उसकी नीयत पर हैरान रह गई थी कि आज के दौर में भी उस जैसे फरिश्ते जैसे इंसान मौजूद होते हैं। शुक्र था उन चारों दरिंदों से मैं बच निकली थी, वरना ना जाने वो मेरा क्या हाल कर देते। अब वो मुझे लेकर उस अजीब से घर में आया था, जहाँ हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। मैं हैरान थी कि जंगल में किसी इंसान का रहना बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो यहाँ कैसे रहता होगा। मैंने चारों तरफ उलझन भरी नजरों से देखा था, फिर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो नीचे बैठकर मेरे पाँव पर पट्टी बांधने लगा। उसने दवाई लगाई, जिससे मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ था, लेकिन थकान और दर्द ने मुझे बेहाल कर दिया था। इसलिए जैसे ही कुर्सी से टेक लगाई तो ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही ना चला। मुझे कुछ भी याद न रहा कि मैं कब तक सोती रही। जब आँख खुली तो हैरान रह गई, ना तो वो लड़का था और ना ही वो घर। मैं तो एक पेड़ से टेक लगाए बैठी थी। हड़बड़ाकर उठी। सुबह की रोशनी काफ़ी हद तक फैल गई थी। मैं कहाँ आ गई थी, मुझे अब याद आने लगा। पागलों की तरह अब मैं इधर उधर देखते हुए घर की तरफ भागी जा रही थी। जैसे ही अपनी गली में आई तो लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थीं। मुझे यूँ आते देखकर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया।
जैसे ही मैं अंदर गई तो अंदर एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। सब लोग मुझे कहर बरसाती नज़रों से घूर रहे थे। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन एक रात मैं घर से बाहर रही थी और इसीलिए सब मुझे अजीब तरह से देख रहे थे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे, क्योंकि एक रात घर से बाहर गुजार कर आने वाली लड़की की कभी इज्जत नहीं की जा सकती। और ऐसा ही मेरा हाल हुआ था। मेरा नाम तानिया है। मैं एक अनाथ गरीब लड़की थी। अपनी माँ और 2 बहनों के साथ अपने चाचा के साथ रहती थी। मेरे 2 चाचा जो सिर्फ नाम के ही चाचा थे, वरना उन्होंने कभी भी प्यार भरा हाथ हमारे सर पर ना रखा था। उनके 2 पोर्शन बने हुए थे, एक में बड़े चाचा, दूसरे में छोटे चाचा रहते थे। पापा का भी हिस्सा इस घर में मौजूद था, लेकिन दोनों चाचाओं ने बड़ी चालाकी से पूरे घर पर कब्जा जमाकर उसे 2 हिस्सों में बांट लिया था और हम माँ बेटियों को सिर्फ एक कमरा दे दिया था। मेरी माँ सारा दिन चाचियों और उनकी बेटियों की सेवा करती रहती। वो दोनों बहनें स्कूल जाती थीं, लेकिन फिर भी वो हमसे खुश दिखाई न देती। मेरी माँ बार बार दोनों चाचाओं से कहती कि उनका हिस्सा देकर उन्हें यहाँ से फ्री कर दें। चाचा बात को टाल जाते और कहते, वैसे भी मामूली सा हिस्सा बनता है तुम्हारा, ये घर तो हम दोनों ने अपनी मेहनत से बनवाया है और इसका बाप तो बहुत पहले मर गया था। मुझे उनकी ये बातें खून के आंसू रुलाती थीं। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। यही सोचकर मैंने इंटर तक पढ़ाई भी कर ली थी और एक ऑफिस में जॉब भी करने लगी थी। मेरी शिक्षा कम थी, लेकिन तनख्वाह ठीक ठाक थी। लेकिन रात तक मुझे काम करना पड़ता था। अक्सर मुझे काम से लौटते लौटते देर हो जाती तो दोनों चाचियां मुझे तंज भरी नज़रों से देखती और तेज आवाज़ में कहती, ये ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। लेकिन मेरी माँ को मुझ पर पूरा भरोसा था। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहनें अच्छी पढ़ाई करें। मेरी माँ भी इस घर की चाकरी करना छोड़ दें। अब उनका बूढ़ा शरीर इस काबिल नहीं रहा था कि दोनों चाचियों और उनके बच्चों का भाग भाग कर काम करें। मुझे यूँ नौकरानी की तरह उनका काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर हमेशा की तरह उस दिन मैं ऑफिस में मौजूद थी, जब काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। अगर वो लड़का मुझे अपने साथ अपने घर लेकर ना आता तो शायद मेरी इज्जत ना बचती। उसने तो मेरे पाँव की मरहम पट्टी भी की थी। लेकिन जैसे ही घर आई, दोनों चाचियों ने और चाचा ने मुझे कह दिया कि तुम एक बद किरदार लड़की हो जो एक रात घर से बाहर गुजार कर आई हो। मैं उनके सामने अपने किरदार की सफाइयाँ देती रही, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं आया। मेरी माँ आंसू बहा रही थीं। फिर वो कहने लगीं, जब तुम रात तक घर ना आई तो मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा था। तुम्हारी दोस्तों को भी फ़ोन किया था और ऑफिस में भी फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारी कोई खबर ना मिली। मैं माँ को रोते हुए बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने अपना जख्मी पाँव भी अपनी माँ को दिखाया। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। बस अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। हम अपना सामान समेट कर किराए के घर में रहने की तैयारी करने लगे। माँ मेरे चाचा के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हमारा हिस्सा हमें दे दो ताकि हम ये घर छोड़कर किराए के कमरे में रहने चले जाएं। रोज़ रोज़ की जिल्लत बर्दाश्त करने से अच्छा है हमें एक ही बार यहाँ से चले जाना चाहिए। चाचा ने भी गुस्से में आकर हिस्से के 50,000 रुपये मेरी माँ को थमा दिए और कहने लगे, ये लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो तुमने पहले ही हमारा मुंह काला कर दिया है, अब यहाँ मत आना। यूँ हम चारों बेसहारा औरतें 50,000 की मामूली रकम लिए घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल आए थे और नए घर की तलाशी में मारे मारे फिरने लगे। फिर दूर एक बस्ती में हमें किसी ने बताया कि 2 कमरों का घर किराए पर खाली है। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि उस घर का किराया बहुत कम था। मेरी माँ और हम सब खुशी खुशी उस घर में शिफ्ट हो गए। साफ सुथरा 2 कमरों का छोटा सा घर था। लेकिन अभी हमारी खुशी कुछ ही पल की थी जब बराबर वाली एक औरत माँ के पास आई और कहने लगी, बहन, जवान बेटियों को लेकर इस घर में क्यों आ गई हो? तुम नहीं जानती इस घर पर आत्माओं का साया है। ये पिछले 20 सालों से खाली पड़ा है। जिसने भी तुम्हें ये दिया है बेवकूफ़ बनाया है। मैं तो कहती हूँ आज रात ही इसे खाली कर दो। ये सुनकर मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। हम बहनें भी सहम गए थे। मेरी माँ कहने लगी, बहन तुम ही बताओ, मैं रात को भला अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? और इस मकान मालिक ने हमसे एडवांस के नाम पर 30,000 रुपये भी ले लिए हैं। वो औरत कहने लगी, अरे वो तो बड़ा ही लालची इंसान है, पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरी मानो तो इस घर को छोड़ दो। देखना तुम्हें रात को ही पता चल जाएगा इस घर में कैसे कैसे हादसे होते हैं। वो औरत तो चली गई थी, लेकिन हम माँ बेटी पूरी रात जागते रहे थे। जरा सा भी आहट होती तो दोनों छोटी बहनें रोना शुरू कर देतीं।
बार बार ऐसा लगता जैसे अभी कोई दीवार कूद कर आया हो। कभी ऐसा लगता सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ आ रहा हो। पूरी रात बड़ी मुश्किल से कटी थी। सुबह मैं भी रोने लगी, क्योंकि ये सब मुसीबतें मेरी वजह से ही आई थीं। लेकिन काम पर जाना भी जरूरी था, क्योंकि अब घर अलग हो गया था और खाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। फिर मेरी माँ कहने लगी, भगवान का नाम लेकर इसी घर में रहो, जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि दूसरे घर में रह सकें। और फिर अगले दिन मैं ज़्यादा देर हो जाने की वजह से जल्दी जल्दी घर लौट रही थी, जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों के चलने की आवाज़ महसूस हुई थी। मैं डर गई। पीछे पलटकर देखा तो हैरान रह गई। काली चादर ओढ़े ये वही लड़का था जिसने उस दिन मुझे बचाया था। उसकी मरहम पट्टी करना, उसकी मेहरबानी मुझे अभी भी याद था। वो कहने लगा, आप कैसी हैं और आपका पाँव अब कैसा है? मैंने सर झुका लिया और कहने लगी, पाँव ठीक हो गया है, लेकिन हम जैसे गरीबों का कमाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर मेरी कमाई से ही चलता है। इसलिए पाँव में थोड़ा दर्द है, लेकिन फिर भी काम पर जाना पड़ता है। वो कहने लगा, अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बहुत से लोगों से संबंध हैं, मैं आपके हर मसले को हल कर दूंगा। वो मुझे ही देख रहा था। मुझे उसका यूं कहना अच्छा भी लगा था। मैं कहने लगी, ठीक है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन आप क्या उस जंगल में उसी टूटे फूटे घर में रहते हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं? वो उदासी से कहने लगा, नहीं, मैं अकेला हूँ। पहले मैं अपने पूरे ख़ानदान के साथ ही रहता था, लेकिन अब अपने ख़ानदान से दूर हो गया हूँ। अब बस मुझे तन्हाई ही अच्छी लगती है। यूं ही बातें करते करते कब मेरी गली आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो गली से वापस मुड़ गया था। मैं दूर तक उसे जाता देखती रही। उसका यूं मेरे साथ चलना मुझे अच्छा लगा था। और फिर जैसे ही रात हुई, मैं माँ और बहनों से पूछने लगी, घर में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई थी? मेरी माँ कहने लगी, नहीं, आज कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अब थोड़ा सुकून आ गया था, वरना मैं भी बहुत डर गई थी। रात को सोने के लिए लेटी तो उस लड़के का चेहरा बार बार आंखों के सामने आने लगा। वो किस कदर मेहरबान था, शायद मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मेरे लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। फिर एक दिन ऑफिस में काम बहुत कम था, इसलिए छुट्टी जल्दी हो गई थी। मैं भी जल्दी जल्दी घर की तरफ आने लगी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हुआ तो अचानक ही मेरे कदम रुक गए थे। दिल चाहा कि उससे मुलाकात कर लूं, उसके घर जाऊं। मैं देखना चाहती थी वो घर पर कैसे रहता है। यही सोचकर मैं उस घने जंगल की तरफ चली गई। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर तो उसका घर था। आज भी मुझे ये रास्ता अच्छी तरह याद था। फिर जैसे ही मैं उसके घर के पास गई तो हैरान रह गई, क्योंकि वो घर तो खाली पड़ा था। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे ऐसे खुले पड़े थे जैसे बरसों से यहाँ किसी का आना जाना ना हो। सामान भी धूल मिट्टी से अटा पड़ा था। पूरे घर में कचरा भरा हुआ था और ये इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता। मैंने घबराकर उसे आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ नाकाम रही। मैं मायूस होकर वापस पलट आई थी। दिल बहुत उदास हो गया था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। इतने दिन से मेरे सामने भी नहीं आया था। फिर उस रात हम सब सो रहे थे जब अचानक ही सीढ़ियों पर से किसी के भागने की आवाज़ आई थी। मेरी दोनों छोटी बहनें डर से कांपने लगी थीं, पसीने से भीग गई थीं। मेरी माँ भी डर गई थीं, लेकिन मुझे अपनी हिम्मत बनाए रखनी थी। मैं उन दोनों को समझाने लगी कि तुम घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ कि कौन है। तभी हमारी छत से जोर जोर से धम धम की आवाज़ें आने लगीं। अचानक ही किचन से प्लेट गिरी तो दोनों छोटी बहनें बुरी तरह चीखने लगीं। अब डर के मारे मेरा दिल भी कांपा था। ना जाने बाहर क्या हो रहा था। हम कमरा बंद करे किसी कैदी की तरह बैठे हुए थे। फिर मैंने ही हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और ज़ोर से चीखते हुए कहने लगी, कौन है? कौन है जो हमें परेशान कर रहा है? लेकिन मेरे सवाल के जवाब में एक सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं ऊपर छत की तरफ जा रही थी। तभी छत की छोटी दीवार से किसी को कूदते हुए मैंने देखा था। मेरा दिल धक से रह गया। जरूर वहाँ पर कोई मौजूद था। मैंने जल्दी से गली की तरफ देखा तो एक काली चादर में लिपटा कोई भागता हुआ दिखाई दिया था। वही लंबा चौड़ा काली चादर वाला। मैं दिल पर हाथ रखे भागते हुए उसे देखती रही। यकीन नहीं आ रहा था कि इस घर में वो चोर की हैसियत से आया था, मैं जिस पर जितना भरोसा करती थी। मैं नीचे वापस आ गई और अपनी बहनों को तसल्ली देने लगी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन दूसरे दिन मैं काम से वापस आ रही थी जब वो मुझे एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नजर आया था। फौरन ही मैं उसके पास चली गई और उससे कहने लगी, क्या तुम ही मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आए थे?
रात को यकीनन तुम ही थे जो गली से भाग रहे थे। उसने नाम में सिर हिलाया और कहने लगा, नहीं, मैं नहीं था जो तुम समझ रही हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ गली तक छोड़कर वापस चला गया था। मैं उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी। कुछ देर उससे बातें करके मैं अपने घर चली गई थी। उसने अपनी आदत के अनुसार मुझे गली के कोने पर छोड़ा था और वापस चला गया था। अब तो वो हर दूसरे तीसरे दिन ही मुझे रास्ते में मिलने लगा था। लेकिन रात को वही अजीब अजीब से हादसे होने लगे थे। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। ऐसा लगता कोई बाहर आंगन में चल रहा है, कभी लगता कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, कभी लगता कोई हमारी छत पर है, कभी लगता कोई किचन में खड़ा है। मेरी माँ और बहनें बहुत ज़्यादा डर जाया करती थीं और रात को उठकर बैठ जातीं। छोटी बहन कहने लगी, दीदी वो औरत सही कहती थी, ये घर ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। या तो माँ को कहें ये घर छोड़ दें या फिर किसी बाबा को बुलाकर ये घर दिखा दें। वो दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। मैंने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि ना मैं किसी बाबा को जानती थी कि जिसको मैं ये घर दिखा देती। माँ मुझे तसल्ली देती कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी मजबूरी थी उस घर में रहना। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी और घर में चले जाते। एक दिन मैं ऐसे ही घर आ रही थी कि वही मेहरबान लड़का मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे साथ ही चल रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मेरी सुरक्षा कर रहा हो। फिर कहने लगा, आज क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने कहा, जिस घर में हम रहते हैं उस घर पर किसी आत्मा का साया है। पहले हमें ये बात पता नहीं थी, लेकिन घर ले लिया है और एडवांस भी दे दिया है। तब बाद में पड़ोसन से हमें ये बात पता चली थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी सोच आई थी। फिर कहने लगा, परेशान मत हो, इन चीज़ों का इलाज मैं कर देता हूँ। अगर बुरा न मानो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं तुम्हें एक नज़र देख कर ही बता दूंगा कि इस घर पर किसी आत्मा का साया है या नहीं। मैं खुश हो गई। मैं कहने लगी, क्यों नहीं, तुम आज ही मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ मेरे घर आ गया। रास्ते में मैंने उससे पूछा, क्या तुम ये काम भी करते हो? और उस जंगल में तो कोई रहता भी नहीं, तुम्हारे दिन कैसे कटते हैं? वो कहने लगा कि मैं जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढता हूँ और फिर उनसे दवाइयाँ तैयार करता हूँ। उन दवाइयों में ख़ास ताकत होती है। जो भी उन्हें इस्तेमाल करता है बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए वो दवाइयाँ बना बना कर मैं शहर भेजता हूँ और मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। मैं एक लावारिस लड़का हूँ। मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए थे, इसलिए तन्हाई पसंद हूँ। उसकी कहानी वाकई मुझे अजीब लगी थी। वो मेरे साथ मेरे घर चला आया। मेरी माँ और बहनें उसे देखकर हैरान थीं। फिर मैंने माँ को सारी हकीकत बताई कि किस तरह उस दिन मुझे लड़कों ने तंग किया तो इसी ने मुझे बचाया था और मेरी मरहम पट्टी भी की थी। पूरी रात मैं इसी के ठिकाने पर रुकी थी, तभी तो मेरी इज्जत आज सुरक्षित है। फिर मैं माँ से कहने लगी कि इसे आत्माओं के बारे में ख़ास जानकारी है, ये देख कर ही बता देगा कि इस घर में कोई आत्मा रहती है या नहीं। वो पूरे घर का जायजा ले रहा था, कमरों का, आंगन का, छत का, हर चीज़ को गौर से देख रहा था और ना जाने क्या सोच रहा था। फिर कहने लगा, इस घर में आत्माओं का बसेरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तकलीफ पहुंचाने वाली आत्माएं हैं। हाँ, वो तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलवाती रहेंगी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि वो आत्माएं अभी इतनी ताकतवर नहीं हैं। मेरी माँ कहने लगी, ये लड़का तो बहुत ही काम का है, इसे कहो ये हमारे साथ इसी घर में रह ले। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, नहीं माँ, लोग बातें बनाएंगे, हम भला कैसे जवान लड़के को अपने घर में रख सकते हैं। मैंने माँ को साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वो चला गया था। बहनों के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी कम हुई थी, लेकिन रात को जैसे ही आवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरी बहनें फिर से डर गईं। मैंने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन आवाज़ों को आने दो। अगर तुम इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दोगी तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता जैसे सीढ़ियों से कोई आ रहा है, कभी कोई ऊपर जाता है। छत पर खूब ऊधम मची हुई थी और तो और किचन से बर्तन गिरने और पानी गिरने की आवाज़ें भी आ रही थीं। भले ही आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थीं, लेकिन फिर भी डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि हम घर खाली कर देते। वैसे भी 1 महीना हो गया था और मेरी तनख्वाह भी मिलने वाली थी। मैंने अब माँ को कहा कि हमारे पास दूसरा चारा नहीं है, हम कब तक ऐसे डर डर कर रहते रहेंगे, हमें कोई दूसरा मकान देख लेना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशों के बावजूद भी कोई दूसरा मकान मिल न सका, क्योंकि उनके किराए इतने ज़्यादा थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन काम से वापस आते हुए मुझे इतनी देर हो गई थी,
उस दिन के हादसे के बारे में सोचकर मैं कांपने लगी थी। आज फिर रात के 10 बज रहे थे। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं पैदल ही तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में मुझे किसी ने आवाज़ देकर रोका था। मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो वही लड़का खड़ा था। मैं हैरान रह गई। उसे क्या पता कि मैं इस वक्त घर जा रही हूँ। अब वो मेरे साथ साथ चल रहा था। उस लड़के का साथ मेरे दिल को सुकून दे रहा था। एक सुरक्षा का एहसास होने लगा था। मैं आराम से उसके साथ चलने लगी और जब मैंने उसे बताया कि हम वो मकान छोड़ रहे हैं क्योंकि उन आत्माओं ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, रोजाना रात को ऐसी भयानक आवाज़ें सुनना हमारे बस की बात नहीं है। मेरी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर अब गुस्सा आने लगा। कहने लगा, मेरे समझाने का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, मुझे कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा। मैं कहने लगी, क्या मतलब, तुमने क्या समझाया था? वो कहने लगा, घर मत छोड़ो, वो बहुत अच्छा घर है, उसको वहाँ से जाना चाहिए जो इस घर में रह रहा है। भला इंसानों की दुनिया में आत्माओं का क्या काम? उसने ये बात बड़े ही अजीब अंदाज में कही थी। मैं समझ गई कि वो ठीक कह रहा है। फिर वो कहने लगा, रात के 12 बजे मुझे एक जाप करना पड़ेगा, उसके बाद वो आत्मा तुम्हारा घर खाली करके चली जाएगी। अब मैं हैरत से उसे देख रही थी। मैंने कहा, तुम क्या जाप भी करते हो? जब मैंने पूछा तो कहने लगा, हाँ मैं सब कर लेता हूँ। भूत प्रेत जिन्न आत्माओं से मेरी खास दोस्ती है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उस जंगल में रहने वाले ज़्यादातर प्रेत आत्माएं और जिन्नात हैं, तभी तो मैं तन्हाई पसंद हूँ। उसकी आंखें बड़ी अजीब सी हो रही थीं। मुझे एक डर भी लगने लगा था। कहने लगा, तुम आज रात में कमरे में कैद रहना, उसके बाद मैं रात के 12 बजे अपना काम शुरू कर दूंगा। मुझे विश्वास है तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें वहाँ कभी डर नहीं लगेगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन कब घर आया पता ही नहीं चला। मैंने माँ को बताया कि हमारा घर आत्माओं से मुक्त करने के लिए ये खास जाप करने वाला है। माँ कहने लगी, बेटा इन कामों में नुकसान भी हो जाता है, उसे मना करो, कहो हमें ऐसा कुछ नहीं करवाना, हम कोई दूसरा मकान ढूंढ लेंगे। लेकिन वो कहने लगा, आप विश्वास करें, वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और आप लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसके समझाने पर मेरी माँ मान गई थी। पूरा घर जाग रहा था। मैंने बहनों से कहा कि वो सो जाएं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। फिर उसने मुझे इशारा किया और मैं माँ और बहनों को लेकर कमरे में आ गई। जैसे ही रात के 12 बजे उस पूरे घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। लेकिन ये आवाज़ें समझ में नहीं आ रही थीं कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तभी मुझे सीढ़ियों से भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं देखना चाहती थी आखिर क्या हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं कहने लगी, माँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं सब लोगों को कमरे में बंद करके बाहर निकल आई। बाहर वो लड़का कहीं भी मौजूद नहीं था। यकीनन वो छत पर था। मैं चुपके से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। मैंने सुना वो किसी से कह रहा था कि तुम बाज क्यों नहीं आती, आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वापस वहीं पर लौट जाओ जहाँ से आई हो। जवाब में एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तो किसी लड़की के हंसने की आवाज़ थी, लेकिन सामने वो मौजूद नहीं थी, वो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही थी। तभी वो लड़की कहने लगी, तुम भी तो वहीं चले जाओ जहाँ से आए हो, यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा? वो गुस्से से कहने लगा, मैं रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आता, लेकिन तुम यहाँ पर रह रही हो, इंसानों की दुनिया में तुम्हारा क्या काम है? जाओ, सरदार ने तुम्हें बुलाया है। वो लड़की कहने लगी, मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि कई साल पहले तुम्हारी खातिर इंसानों की दुनिया में आई थी। अब मैं हैरान थी और उसकी बातें सुन रही थी। वो लड़का कहने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम क्यों भूल जाती हो? तभी वो नज़र न आने वाली लड़की कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ उस लड़की के पीछे इस घर में आकर मुझे परेशान कर रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर मैं यहाँ से गई तो या तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी या फिर उस लड़की को इतनी तकलीफ देकर जाऊंगी कि वो तुम्हें कभी मिल न सकेगी। मैं एक जिन्नजादी हूँ और मेरी शादी एक जिन्नजादे से ही होगी, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। उसकी अजीब सी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। कुछ समझ नहीं आया कि ये जिन्नजादी ने क्या कहा है। नौजवान ने उसे कैसे देख लिया था, क्योंकि वो तो लड़की मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो एक जिन्न के खानदान से थी, नज़र न आने वाली चीज़। थोड़ी देर बाद एक साया सा निकला और हवा से नज़र हो गया था। तभी वो नीचे की तरफ आने लगा। मैं भी जल्दी से नीचे आई। एकदम से वो सामने आ गया। मैंने कहा, सच सच बताओ, तुम ऊपर किससे बातें कर रहे थे? क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही थी? उसने इस बात पर सर हिलाया। कहने लगा, हाँ,
वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे कह दिया, हरगिज नहीं, अब तुम और इस घर में कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी बात का खतरा हो, मैं ये मकान खाली कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। फिर उस रात मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वापस अपने ठिकाने पर चला गया। मैंने माँ को भी कह दिया, अब कोई दूसरा घर देख लेते हैं, यूं परेशानियों के साथ इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। और फिर आखिरकार हमें बस्ती के आखिरी कोने पर एक और घर मिल ही गया। ये सिर्फ एक ही कमरे का छोटा सा मकान था, लेकिन किराया ठीक ठाक था, इसीलिए ले लिया। फिलहाल हमें गुजर ही करना थी। फिर जिस दिन हम सामान समेट रहे थे, सारा सामान हमने बांध भी लिया था। दूसरी सुबह हमने शिफ्टिंग करनी थी। उसी रात मैं सोई तो अजीब से एहसास से मेरी आंख खुली थी, जैसे मेरे ऊपर कोई झुककर मुझे देख रहा है। मैंने एकदम आंखें खोलकर देखा, लंबे लंबे बालों और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक काली सी लड़की मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसकी शक्ल देखकर मैं चीख मारने लगी थी। अचानक ही उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा सांस घुटने लगा तो उसने इशारे से कहा, मुझसे डरो मत, आओ मेरे साथ। अब वो मुझे लेकर ऊपर छत की तरफ जा रही थी। मैं किसी कठपुतली की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। मैं नहीं जानती थी ये कौन है, लेकिन आवाज़ सुनकर महसूस हुआ कि ये वही है जो उस दिन उस लड़के से बातें कर रही थी। तो क्या ये एक जिन्न है? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहने लगी, मैं एक जिन्न जादी हूँ, सालों से इस घर में अकेली रहती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हें अब भी कह रही हूँ कि उसका पीछा छोड़ दो और उसे कहो तुम्हारे सामने आना बंद कर दे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहीं पीछे पीछे तुम्हारे साथ आऊँगी। मैंने कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन मेरे पीछे आता है? वो कहने लगी, वही जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर इंसानी रूप में तुम्हारे सामने आता है। मैं हैरान होने लगी। वो कहने लगी, वो एक जिन्न है, मेरी ही तरह जिन्न ज़्यादा। हम दोनों एक ही कबीले के रहने वाले हैं। तुम्हारे सामने आने वाला वो इंसानी रूप का खूबसूरत नौजवान एक जिन्न ज़्यादा है। उसकी बात ने मेरे होश उड़ाए थे। कहने लगी, सालों से हम एक ही कबीले में रहते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप मरे उसने कबीला छोड़ दिया। मैं बचपन से ही उसको चाहती थी, जगह जगह उसे ढूंढती रही और इंसानों की दुनिया में आ गई। यहाँ आकर पता चला कि उसने जंगलों में अपना ठिकाना बना लिया है और तन्हाई पसंद हो गया है। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहने लगा कि वापस अपने कबीले में चली जाओ। हालांकि ये बस्ती उस जंगल के करीब थी, तो मैं उसकी खातिर बस्ती के खाली मकान में रहने लगी। जिस घर में आज तुम मौजूद हो, ये मेरा ठिकाना बन गया था। वैसे तो मैं यहाँ किसी को टिकने नहीं देती थी, लेकिन हैरान रह गई जब मैंने एक दिन उसे तुम्हारे साथ आते हुए देखा था। उसने भी मेरी मौजूदगी का एहसास कर लिया था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो रोजाना मेरे पास आकर कहता, ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं उस लड़की के ख़ानदान को परेशान करना नहीं चाहता। मैं देख रही हूँ कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। मैं हैरान हूँ कि वो तो किसी जिन्न जादी पर निगाह डालना पसंद नहीं करता, लेकिन एक इंसानी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। अब मुझे गुस्सा आने लगा, इसलिए रोजाना तुम्हें सताना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन उसने मुझे सख्ती से कहा कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन मैंने उसके सामने शर्त रखी है कि वो मुझसे शादी कर ले, उसके बाद मैं अपने कबीले में वापस चली जाऊंगी। लेकिन उसका कहना है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। देखो लड़की, याद रखो, अगर वो तुम्हारे पीछे आया तो मैं भी उसी घर में तुम्हारे पास रहूंगी और तुम्हें सुकून से रहने नहीं दूंगी। आज उसकी हकीकत तुम पर खुल चुकी है, इसलिए उससे कहो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। ये कहकर वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। मैं किसी पत्थर की तरह वहां खड़ी रही। यकीन नहीं आ रहा था वो लड़का एक जिन्न होगा, जिसे मैं मन ही मन पसंद करने लगी थी। उसका साथ चलना, मुझे घर तक हिफाजत से छोड़ना मुझे अच्छा लगने लगा था। अब मैं फूट फूट कर रो रही थी। उसने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कहीं भी नजर आया तो मैं पलट कर रास्ता बदल लूँगी। मैं अब और ज़्यादा खुद को और अपनी बहनों और अपनी माँ को तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। वो जिन्न जादी मेरा पीछा करते करते दूसरे मकान में भी पहुँच गई। फिर मैं क्या करती? अगले दिन मैं वापस लौट रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और आवाज़ें देता रह गया, लेकिन मैंने एक ना सुनी और ना ही पलट कर देखा। तेज कदमों से चलते हुए मैं घर चली आई। अब मैं दिन रात सोचों में घिरी रहती कि मैं भी तो उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। उसकी मेरी मरहम पट्टी करना, मेरे साथ साथ चलना, मुझसे बातें करना, मुझे सब याद आता था। मैं उससे मोहब्बत कर बैठी थी और अब मैं रो रही थी, क्योंकि मैं एक इंसान थी और वो एक जिन्न था। हम दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते थे।
एक दिन मैं सो रही थी जब मुझे किसी ने धीरे से आवाज़ दी थी। मैंने आंखें खोली तो मैं चौंक पड़ी। वो मेरे सामने ही मौजूद था। उसकी आंखों में गुस्से की तपिश थी। कहने लगा, तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है, आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? फिर मैंने भी अपने आप को मजबूत किया और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। तुम एक जिन्न हो और इंसान बनकर मुझे धोखा देते आ रहे हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो जिन्न जादी यहाँ भी आ जाएगी। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और कहने लगा, आखिर उसने तुम्हें सच्चाई बता ही दी। हाँ, ये सच है कि मैं एक जिन्न जादा हूँ, लेकिन इंसानों से बहुत अलग हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखों में रोशनी थी। मैं उसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। एक तरफ जिन्न जादी का डर, ऊपर से उस मेहरबान जिन्न जादे की खूबसूरत चमकती आंखों ने मुझे कुछ भी बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैंने कहा, लेकिन वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। उसके साथ वापस अपनी दुनिया में चले जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं रखा। वो कहने लगा, वहाँ मेरे माँ बाप की यादें हैं। उस कबीले में ही मेरे माँ बाप मरे थे। ना जाने उनकी मौत कैसे हुई थी, लेकिन दूसरे जिन्नजादों का कहना था कि उन्हें किसी ने मारा था। उन कातिलों का मुझे आज तक पता न चला। इसलिए बेबसी की हालत में मैं इंसानों की दुनिया में रहने लगा हूँ। यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है। वो अपनी सारी कहानी सुना रहा था और मैं बेबस से इधर उधर देख रही थी। उस जिनजादी ने भी मेरा जीना हराम कर रखा था। आधी रात को वो मेरे सिरहाने आकर खड़ी हो जाती। मैं आंखें खोलकर देखती तो वो अपनी काली शक्ल और बड़ी बड़ी लाल आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी होती। मैं डरकर चीख मारकर उठ बैठती। वो मुझे खींचते हुए ऊपर छत पर ले जाती। आज भी उसका खौफनाक चेहरा, आंखों में छिपी नफरत देखकर मैं समझ चुकी थी कि अब वो मुझसे बदला लेगी, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी उस जिन्नजादे से मुलाकात कर रही थी। वो गुस्से से कहने लगी, अब मैं इसी घर में अपना ठिकाना बना लूंगी। यहाँ भी तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, ऐसा मत करो, हम लावारिस गरीब लोग हैं। मैं जल्दी ही उससे कह दूंगी कि वो तुम्हारे साथ शादी कर ले। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी और कहने लगी, सच? क्या वो मुझसे शादी कर लेगा तुम्हारे कहने पर? मैंने हाँ में सिर हिलाया था। मैंने कहा, हाँ, मैं उसे मजबूर करूंगी। देखना, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कबीले में वापस जरूर जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। बस तुम किसी तरह उससे कहो कि मुझसे शादी कर ले। मैंने उससे वादा किया। फिर वो वहां से गायब हो गई। मैं परेशान हो चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। लेकिन दूसरी सुबह छोटी बहन कहने लगी, दीदी, रात को आप चीख क्यों रही थीं? क्या कुछ नजर आया था? मेरी माँ भी हैरान थी। मैं उन्हें तसल्ली देने लगी कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही एक सपना देखा था। मैं नहीं चाहती थी मेरी छोटी बहनों के दिलों में डर पैदा हो। अब भी वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता, मुझे घर तक छोड़कर जाता था, लेकिन मैं उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैं चाह रही थी वो किसी तरह इस बात पर राजी हो जाए कि जिन्नजादी के साथ वापस लौट जाए और यूं हमारा पीछा छूट जाएगा। लेकिन उस लड़के का कहना था वो मुझ पर आशिक हो चुका है और मुझसे मोहब्बत करता है। उस जिन्नजादी से नफरत है, क्योंकि वो बहुत ही गलत जिन्न है। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब मैं घर लौटी तो मेरी माँ की बात ने मुझे परेशान किया था। वो कहने लगी, आज मैं एक बाबा के पास गई थी। मैंने उन्हें सारी बातें बताई हैं। कल जिस तरह से तुम एकदम चीख मार कर उठ बैठी थी, मैंने चोरी छुपे तुम्हें देख लिया था। तुम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है, यही सोचकर मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। माँ कहने लगी, आखिर क्या बात है कि उस घर में रहने वाली जिन्नजादी इस घर में भी मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। तुम मेरे साथ उस बाबा के पास चलना। वो तुम्हें एक जादुई धागा देंगे, जिसे अपने बाजू पर बांध लेना, जिससे वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैंने माँ को समझाया, माँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? तुम तो रात को इतनी बुरी तरह डर गई थीं। क्या तुम्हें वो नजर आते हैं? मैंने कहा, नहीं, बस उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन मेरी माँ नहीं मानी और मुझे एक बाबा के पास ले गईं। ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें सारी बात बतानी पड़ी। उनके सामने मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही पहुंचे हुए और बूढ़े बाबा थे। बाबा कहने लगे, बड़ी अजीब कहानी सुना रही हो तुम लड़की। ऐसा होता तो है कि जिन कभी कभी किसी लड़की पर आशिक हो जाते हैं, लेकिन जो जिन्नजादी उस लड़के पर आशिक है, वो तुम्हें इसीलिए परेशान कर रही है क्योंकि वो तुम्हें अपना दुश्मन समझ रही है। लेकिन तुम किसी न किसी तरह उस जिन्नजादी से शादी करवा दो। वो दोनों शादी कर लेंगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा।
वो जिनजादी तुम्हें कुछ बड़ा इनाम भी देगी जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि अक्सर जिन खुश होकर लोगों को ऐसी ऐसी कीमती चीज़ें दे देते हैं जिनसे उनकी रातों रात किस्मत बदल जाती है। बाबा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था और दूसरी रात मैं फिर से डर गई थी जब किसी के भारी गुस्से भरी आवाज़ ने मुझे पुकारा था। मैंने पलटकर देखा, ये वही जिम्मेदार जिनजादा था। गुस्से से कहने लगा, अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए बाबाओं के पास जा रही हो, लेकिन देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर वो मेरी विनती करने लगा कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैंने उसे कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उस जिनजादी से शादी कर लो, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। पर जब तुम्हारा दिल चाहे मुझसे मुलाकात करने मेरे पास आ जाना। वो कुछ उदास नजर आने लगा था। कहने लगा, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ तो हमेशा के लिए मैं अपने कबीले में वापस चला जाऊँगा। मैंने उसे बताया कि वो जिनजादी रात को मुझे परेशान करती है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे बात करूँगी तो वो जहाँ मैं जाऊँगी वहीं आ जाएगी, मेरा जीना हराम कर देगी। बाबा का कहना है कि वो मेरी दुश्मन बन जाएगी और मेरी माँ और बहनों और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी और अपनी माँ की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना नहीं चाहती। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी शादी तुमसे ज़रूर करवाऊँगी। वो कहने लगा, ठीक है, मैं उससे शादी करने पर तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे मुलाकात करने इस दुनिया में ज़रूर आया करूँगा। जब भी तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझे देखकर मुँह मत फेरना। मैंने उससे वादा कर लिया। दूसरे दिन एक हैरान कर देने वाली बात हुई थी। लाल जोड़ा पहने वो जिनजादी आधी रात को मेरे सामने आई थी। मैंने उसे अपने सामने देखा तो हैरान रह गई। वो बहुत खुश लग रही थी और बहुत ही सुंदर भी लग रही थी। कहने लगी, जिनजादे ने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरी दोस्त बन गई हो, इसलिए मैं हमेशा तुम पर मेहरबान रहूंगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उसने एक पोटली मेरे हाथ पर रख दी। उसका कहना था, ये हमारे कबीले के जेवरात हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैंने उसका धन्यवाद किया और पोटली थाम ली। वो खुशी खुशी मेरे सामने से गायब हो गई। दूसरे दिन जैसे ही मैंने वो पोटली खोल कर देखा तो हैरान रह गई। उसने अपना वादा सच कर दिखाया था। वो पोटली जेवरातों से भरी हुई थी, खूबसूरत कीमती जेवरात। हमारी किस्मत बदल गई थी। मेरी माँ ने और मैंने मिलकर एक कारोबार शुरू कर दिया और रातों रात मेरी किस्मत चमक गई थी। मेरी बहनें अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं। हमने अपने लिए एक बड़ा सा मकान भी खरीद लिया है। हमारे चाचाओं ने जो कुछ हमारे साथ किया, एक ना एक दिन उन्हें उनकी सज़ा मिल जानी थी, क्योंकि कहते हैं अनाथ का हक कहना अपने लिए अजाब का गड्ढा खोदने के बराबर होता है। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। अब भी जरा सी आहट महसूस होती है तो मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ कि वो जिन मुझसे मिलने आया है, क्योंकि उसका कहना था वो ज़िंदगी में मुझसे मिलने आता रहेगा और मैं भी उससे मिलकर खुशी महसूस करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।